डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। चंपावत में महिला आरक्षण पर सियासत गर्म, बीजेपी का विपक्ष पर तीखा हमला। बीजेपी ने कहा महिला आरक्षण विधेयक को समर्थन नहीं देना, करोड़ों महिलाओं के अधिकारों पर सीधा प्रहार। रानीखेत में ऑपरेशन प्रहार के तहत यातायात नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई। 36 वाहन चालकों के चालान, 7 वाहन सीज। चंपावत में गोलजीयू महोत्सव 2026 की तैयारी, 10 दिवसीय भव्य आयोजन का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे शुभारंभ। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है उत्तराखंड बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की, जब महिला आरक्षण विधेयक को लेकर देश की राजनीति में उबाल जारी है। इसी कड़ी में चंपावत में आयोजित महिला सम्मेलन के दौरान आवास सलाहकार परिषद की उपाध्यक्ष और दर्जा राज्य मंत्री भावना मेहरा ने विपक्ष पर जोरदार हमला बोला। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए भावना मेहरा ने कहा कि संसद में महिला आरक्षण विधेयक का गिरना देश की करोड़ों महिलाओं के अधिकारों पर सीधा प्रहार है। उन्होंने विपक्ष पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी नकारात्मक और स्वार्थपूर्ण राजनीति ने आधी आबादी के सपनों को कुचलने का काम किया। मेहरा ने कहा कि जो दल वर्षों से महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, वही निर्णायक समय पर पीछे हट गए हैं। यह महिलाओं के विश्वास के साथ खुला विश्वासघात है। उन्होंने खासतौर पर कांग्रेस और इंडी गठबंधन को निशाने पर लेते हुए कहा कि उन्हें महिलाओं के अधिकारों से ज्यादा सत्ता की राजनीति की चिंता है। मेहरा ने इसे आधी आबादी के सपनों की निर्मम हत्या करार दिया। वहीं भावना मेहरा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष की परिवारवादी और संकीर्ण सोच इस दिशा में सबसे बड़ी बाधा है। विपक्ष नहीं चाहता कि सामान्य परिवारों की बेटियां आगे बढ़े, क्योंकि इससे उनकी वंशवादी राजनीति कमजोर पड़ती है। कई कड़े तेवर दिखाते हुए उन्होंने कहा कि देश की महिलाएं अब सब समझ चुकी हैं और आने वाले समय में इसका जवाब जरूर देंगी। कार्यक्रम से पहले चंपावत पहुंचने पर जिलाध्यक्ष गोविंद सामंत और पार्टी कार्यकर्ताओं ने भावना मेहरा का पुष्पगुच्छ, शॉल और स्मृति चिन्ह देकर भव्य स्वागत किया। मेहरा ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार द्वारा महिलाओं के हित में किए जा रहे कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि सरकार जमीनी स्तर पर महिला सशक्तिकरण के लिए लगातार ठोस कदम उठा रही है। देखिए, महिला शक्ति वंदन अधिनियम हमारा पारित होना था, जो कांग्रेस और विपक्ष दलों द्वारा धराशायी कर दिया गया सदन पर, और महिलाएं लगभग 2 दशक से बात जो रही थी कि उन्हें सदन में भी स्थान मिलेगा और विधानसभाओं में भी स्थान मिलेगा। परंतु जिस प्रकार का कुकृत्य कांग्रेस ने किया और विभिन्न तकनीकी कारण जो बताए और जो जिनमें कहीं कोई तर्क संगत नहीं, उसको लेकर महिलाएं बहुत आक्रोशित हैं। और ऐसा नहीं है कि कोई अब पढ़ी लिखी महिलाएं नहीं हैं, महिलाएं सशक्त हैं, पढ़ी लिखी हैं, और वो विधेयक उन्होंने अध्ययन भी किया है और उनको समझ में आ रहा है कि कांग्रेस और अन्य दलों की कभी मंशा ही नहीं रही महिलाओं को आरक्षण देने की। पाठ द्वारा हाट नगर में एक निजी होटल में यूकेटी के प्रदेश उपाध्यक्ष बहादुर सिंह रावत ने प्रेस वार्ता की। बहादुर सिंह रावत तो उक्रांद के कुमाऊं प्रभारी होने के चलते आज पिथौरागढ़, चंपावत, अल्मोड़ा, भवाली होकर रानीखेत से द्वारा हाट पहुंचे। साथ में केंद्रीय प्रवक्ता उक्रानंद अंकित भंडारी भी रहे। प्रेस वार्ता में पूर्व विधायक द्वारा हाट पुष्पेश त्रिपाठी भी मौजूद रहे। बहादुर सिंह रावत ने कहा कि भाजपा और कांग्रेस ने देश प्रदेश को लूटने का काम किया है। जनता इनके कार्यों से परेशान हो चुकी है। अब जनता ने मान लिया है कि उत्तराखंड क्रांति दल को प्रदेश की बागडोर सौंप दी जाए। जनता अब खुलकर उक्रांद के साथ खड़ी हो गई है। युवा वर्ग उक्रांद के साथ जुड़कर समस्याओं का समाधान चाहती है। पहाड़ का पानी, पहाड़ की जवानी पहाड़ के काम आनी चाहिए। छोटे छोटे उद्योग लगाए जिससे पलायन को रोका जा सके। जंगली जानवरों के आतंक से छुटकारा दिलाने के लिए उक्रांद से जुड़कर काम करना होगा।
रानीखेत में आयोजित एक समीक्षा बैठक में प्रमुख सचिव उत्तराखंड शासन रमेश कुमार सुधांशु ने वर्ष 2000 से 2026 तक रानीखेत क्षेत्र में विभिन्न विभागों द्वारा किए गए विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में लोक निर्माण विभाग और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत किए गए कार्यों की प्रगति पर विशेष ध्यान दिया गया। प्रमुख सचिव ने निर्देश दिए कि कार्यों की गुणवत्ता और समयबद्धता सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा, पहाड़ों में सड़कें जीवन रेखा है, इसलिए सुरक्षित और सुगम आगमन हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। जिलाधिकारी अंशुल सिंह को भी सभी विकास कार्यों की नियमित समीक्षा करने के निर्देश दिए गए। वन विभाग की समीक्षा में प्रमुख सचिव ने विकास कार्यों के लिए आवश्यक अनुमतियों में देरी न करने को कहा। मानव वन्यजीव संघर्ष और फॉरेस्ट कवर की स्थिति को भी चर्चा में रही। शिक्षा विभाग से गुणवत्ता सुधार पर बल दिया गया, जबकि स्वास्थ्य विभाग को जन संतोष के आकलन के लिए प्रभावी फीडबैक मैकेनिज्म विकसित करने को कहा गया। पर्यटन विभाग को हाई वैल्यू लो वैल्यू मॉडल अपनाने और इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के निर्देश दिए गए। प्रमुख सचिव ने सभी विभागों को लक्ष्य आधारित योजनाएं तैयार कर नियमित समीक्षा करने को कहा। बैठक में प्रशासनिक कार्यप्रणाली को अधिक प्रभावी बनाने हेतु प्रमुख सचिव ने सभी विभागों को AI के उपयोग को बढ़ावा देने पर जोर दिया। साथ ही वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्यों के अनुरूप दीर्घकालिक कार्य योजना तैयार करने के निर्देश भी दिए। राज्य गठन के बाद से अब तक की संपूर्ण प्रगति कार्यों की समीक्षा करते हुए उन्होंने विकसित भारत के संकल्प को साकार करने हेतु अधिकारियों से सुझाव भी लिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि रानीखेत क्षेत्र में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। हमें वेलनेस और नेचुरोपैथी जैसे पर्यटन की कई नई संभावनाओं को तलाशते हुए लक्ष्य आधारित योजना पर कार्य करना होगा। तभी हम विकसित भारत की संकल्पना के साथ साथ विकसित रानीखेत और विकसित उत्तराखंड के स्वप्न को साकार कर पाएंगे। बैठक के पश्चात प्रमुख सचिव उत्तराखंड शासन रमेश कुमार सुधांशु ने रानीखेत के विधायक प्रमोद नैनवाल सहित अन्य जनप्रतिनिधियों एवं गणमान्य जनों से मुलाकात कर उनके सुझाव भी प्राप्त किए। वहीं इस अवसर पर जिलाधिकारी अंशुल सिंह, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक चंद्रशेखर R घोड़के, संयुक्त मजिस्ट्रेट गौरी प्रभात, मुख्य विकास अधिकारी रामजी शरण शर्मा, प्रभागीय वन अधिकारी दीपक सिंह, प्रदीप धौलाखंडी सहित सभी विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बड़ी अच्छी पहल की है। उन्होंने ये बात कही है कि एक सीनियर अधिकारी राज्य के अंदर जो भी कार्य कर रहे हैं, उनकी जो पहली पोस्टिंग रही है, पहली पोस्टिंग जहाँ रहती है, उससे होता क्या है कि उससे एक लगाव होता है, और लगाव होता है तो उन्होंने ये कहा है कि जाएं वहाँ पे रहें, देखें कि उस जगह की आज के डेट में क्या स्थिति है, जब ज्वाइन किया था तब क्या स्थिति है, और 2047 का जो विकसित भारत का लक्ष्य है उसके लिए क्या क्या चीजें की जाने की जरूरत है, ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से निर्देश दिया है। और इसी के क्रम में, चूंकि रानीखेत मेरी पहली पोस्टिंग थी, मैं तो कहूंगा कि उत्तर प्रदेश के समय में मेरी पहली पोस्टिंग यहाँ पे हुई थी, और इसलिए मैंने जानबूझ के ये रानीखेत को चुना। रानीखेत में पर्यटन सीजन के दौरान यातायात व्यवस्था सुचारू करने के लिए पुलिस ने सख्त अभियान चलाया है। ऑपरेशन प्रहार के तहत रानीखेत कोतवाली पुलिस ने 36 वाहन चालकों के चालान काटे और 7 वाहनों को सीज किया। अपर पुलिस अधीक्षक हरबंस सिंह के मार्गदर्शन में हुए इस अभियान में पुलिस ने बिना हेलमेट, सीट बेल्ट, ओवर स्पीडिंग और अन्य यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की। रैश ड्राइविंग और नाबालिगों द्वारा वाहन चलाने पर भी सख्त कदम उठाए गए। पुलिस ने वाहन चालकों को यातायात नियमों का पालन करने और सुरक्षित वाहन चलाने की हिदायत दी। SSP अल्मोड़ा चंद्रशेखर घोड़के ने सभी थाना प्रभारियों को ऐसे अभियानों को जारी रखने के निर्देश दिए। पुलिस टीम द्वारा वाहन चालकों को यातायात नियमों का पालन करने, सुरक्षित वाहन चलाने एवं सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक रहने पर सख्त हिदायत भी दी गई। चंपावत जनपद से एक मानवीय संवेदना से जुड़ी खबर सामने आई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की विधानसभा क्षेत्र में ग्राम ढकना बडोला चंपावत निवासी तारा दत्त चनाई को मुख्यमंत्री राहत कोष से 50,000 की आर्थिक सहायता प्रदान की गई। बताया जा रहा है कि तारा दत्त चनाई पिछले 13 से 14 वर्षों से एक गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं, जिसके उपचार पर प्रतिदिन लगभग 120 रुपए का खर्च आता है। लंबे समय से आर्थिक तंगी के बावजूद वे स्वयं ही अपना इलाज करवा रहे हैं। इससे पहले भी चंपावत से पूर्व विधायक कैलाश गहतोड़ी जी के
पहले कार्यकाल के दौरान उन्हें 25,000 की सहायता राशि प्राप्त की गई थी, लेकिन उसके बाद से उन्हें किसी प्रकार की आर्थिक मदद नहीं मिल पाई है। हाल ही में तारा दत्त चनाई द्वारा जिलाधिकारी चंपावत मनीष कुमार जी को एक प्रार्थना पत्र दिया गया, जिस पर जिलाधिकारी ने तुरंत संज्ञान लेते हुए त्वरित कार्यवाही की और मुख्यमंत्री राहत कोष से 50,000 की सहायता राशि स्वीकृत कराई। इस सहायता से तारा दत्त चनाई और उनके परिवारों को बड़ी राहत मिली। उन्होंने और उनकी पत्नी ने माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी एवं जिलाधिकारी मनीष कुमार जी का हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त किया। साथ ही उन्होंने उनके उज्जवल भविष्य, सुख समृद्धि और दीर्घायु की कामना की। यह कदम एक बार फिर दर्शाता है कि सरकार और प्रशासन जरूरतमंद की सहायता के लिए संवेदनशील और तत्पर है। साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और मुख्यमंत्री जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे लिए इतनी वो की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे को 50,000 रुपये की मुआवजा दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री जी का भी और डीएम साहब का भी। और आपके बच्चे बहुत फले फूले, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे लिए इतना किया। मुख्यमंत्री जी को भी, डीएम साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे बारे में इतना सोचा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ मेरे को 50,000 रुपये की धनराशि प्राप्त हुई है। इसमें माननीय डीएम साहब जी का और माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। उन्होंने मेरे को जो भी सहयोग किया है, इससे मेरे साल भर का गुजारा तो हो जाएगा, मेरी दवाइयों का गुजारा हो जाएगा। परिवार का गुजारे के लिए मैं फिर भी अपनी लड़ाई जारी रखूँगा। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय जिला मुख्य अधिकारी जी का। उत्तराखंड के गोलजीऊ महोत्सव 2026 को लेकर बड़ी तैयारी 4 मई से शुरू होगा। 10 दिवसीय भव्य आयोजन गौरल चौड़ मैदान में आयोजित होने वाले इस महोत्सव का शुभारंभ प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के घर कमलों द्वारा किया जाएगा। नगर पालिका चंपावत के अनुसार मेले की करीब 80% तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। शेष कार्य भी जल्द पूरा कर लिया जाएगा। कार्यक्रम की खास बातें हैं, जिसमें 4 मई सुबह 8 बजे से भव्य कलश यात्रा से शुरुआत, सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री द्वारा शुभारंभ, विद्यालयों के सांस्कृतिक दलों व स्थानीय कलाकारों की शानदार प्रस्तुतियां, हर शाम रात 8 बजे से स्टार नाइट कार्यक्रम, विभागीय प्रदर्शनी, सरकारी योजनाओं के स्टॉल, स्वयं सहायता समूह, हथकरघा एवं अन्य राज्यों के व्यापारियों के स्टॉल। नगर पालिका अध्यक्ष प्रेमा पांडे ने क्षेत्र की जनता से अपील की है कि इस महोत्सव में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले और आयोजन को सफल बनाएं। वहीं अधिशासी अधिकारी भारत त्रिपाठी ने भी लोगों से अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का आग्रह किया। सभासद रोहित बिष्ट और सभासद प्रतिनिधि सूरज प्रहरी द्वारा भी मेले की तैयारी में सक्रिय भूमिका निभाई जा रही है और जनता को इस भव्य आयोजन से जुड़ने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। कुल मिलाकर चंपावत में 4 से 13 मई तक चलने वाला यह गोलजीऊ महोत्सव सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक दृष्टि से बेहद खास रहने वाला है। यहाँ मनोरंजन के साथ साथ विकास योजनाओं की झलक भी देखने को मिलेगा। ये जो गोलू महोत्सव नगर पालिका करवा रही है, तो नगर पालिका की तरफ से और मैं एक नगर पालिका अध्यक्ष होने के नाते सभी को अपना प्रणाम करती हूँ। और जो आज ये महोत्सव कल 10 दिवसीय शुरू होने जा रहा है, तो गोलजू देवता की कृपा से माननीय मुख्यमंत्री, हमारे क्षेत्रीय विधायक इसमें पहुंचने वाले हैं और उद्घाटन उनके कर कमलों से होगा। गोलू देवता का जो महोत्सव है वो लगने वाला है, मेला लगने वाला है। तो उससे पहले हम लोग यहाँ साफ सफाई कर रहे हैं। केवल कला, नृत्य या फिर संगीत या कला का प्रदर्शन ही संस्कृति नहीं होती है। निश्चित रूप से वो उसका एक अंग है, लेकिन वास्तविक संस्कृति व्यक्ति के बिहेवियर से दिखती है कि वो कितना शिक्षित है, कितना सभ्य है। देखिए, पहले भी चलता आ रहा है गोलजू महोत्सव, बीच में कोरोना काल की वजह से नहीं हो पाया था। अब गोलजू महोत्सव होने जा रहा है। इसमें हमारे प्रदेश के मुखिया आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी इसका शुभारंभ करेंगे। गोलजू की बहुत बड़ी मान्यता है, आपको पता ही है, और यहाँ से गोलजू का इतना बड़ा ये सज गया है, मेला यहीं होगा। जैसे कि हम अपने घर में साफ सफाई करते हैं, पूजा करने से पहले उस जगह को पूर्ण रूप से स्वच्छ करते हैं, वैसे ही हमारे यहाँ पर गोलजू मेले का आयोजन हो रहा है। और
हमारा शहर की जनता से भी और मेले पे जितने भी दुकानदार यहाँ पे जो अपनी दुकानें लगा रहे हैं, सबसे एक निवेदन है कि हम इस फील्ड को भी स्वच्छ रखें, कहीं पे भी हमारे आसपास कूड़ा न। चंपावत में 10 दिवसीय जो गुलजी महोत्सव का आयोजन हो रहा है, उस आयोजन के चलते जो चंपावत में नागनाथ वार्ड के सभासद प्रतिनिधि हैं, उनसे आपकी बात करवाते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, ये जो गुलजी महोत्सव हो रहा है, विशेष क्या है इसमें? गुलजू महोत्सव कोरोना काल से रुक गया था और जो यहाँ के लोगों के लिए, काफ़ी लोगों को, चंपावत पहाड़ के लोगों के लिए यह है कि हम जो गुलजू मेला होता है तो गर्मियों के मौसम में होता है और थोड़ा एक अलग से लोगों को छुट्टी का समय भी होता है, तो उसमें लोगों को घर से बाहर निकलने का भी समय होता है और अपनी खरीदारी वगैरह सांस्कृतिक कार्यों में जो थोड़ा बहुत समय दे पाते हैं, उसके लिए वो अपना समय निकालते हैं। मेले का जो तैयारियां थी वह काफ़ी समय से थी, लेकिन उस पर डेट का कुछ समय का निर्धारित करने में थोड़ा समय लगा, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी को जैसे ही गुलजू महोत्सव के बारे में बताया गया तो उन्होंने अपनी सहमति व्यक्त की और माननीय मुख्यमंत्री जी कल गुलजू मेले में जो पूजा अनुष्ठान कार्यक्रम होंगे उस पर भी वह अपना समय देंगे, गुलजू बाबा का आशीर्वाद लेंगे। धन्यवाद। चंपावत में 10 दिवसीय गुलजी महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है और आप लोगों को बताते हुए चलूं कि जो गुलजी देवभूमि है, ये चंपावत में गुलजी महाराज विराजमान हुए थे सर्वप्रथम, और इसके बाद चितई गोलू और घोड़ाखाल में भी गुलजी देव की जो मान्यता है वह भी बताई जाती है। और आप लोगों को यह भी बताऊं कि कल प्रदेश के मुखिया श्री पुष्कर सिंह धामी जी इस मेले का उद्घाटन करेंगे और नगर पालिका द्वारा सभी क्षेत्रवासियों से अनुरोध किया गया है, कृपया 10 दिवसीय कार्यक्रम में सभी लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और 10 दिन के अंदर हर रोज स्टार नाइटें भी होंगी, अन्य कार्यक्रम भी होंगे, स्कूलों के कार्यक्रम भी होंगे। तो सभी स्कूल से एवं सभी क्षेत्रीय जनता से विशेष अनुरोध किया गया है, कृपया शांतिपूर्वक व्यवस्था के ढंग से आप लोग मेले में जो आयोजन हो रहे हैं उन आयोजनों में शिरकत करें। और जो भी दुकानदार भाई लोग यहाँ हैं उनसे प्लीज नगर पालिका द्वारा रिक्वेस्ट करी गई है कि आप जब भी अपना जो भी आपका सामान बिक जाता है उसके बाद जो भी आपका कूड़ा निस्तारण का होता है उसके लिए सहयोग करें और हर दुकानों में डस्टबिन रखें और साफ सफाई के प्रति विशेष ध्यान दें। और आप सभी लोगों को जो गुलजी महोत्सव लग रहा है उस गुलजी महोत्सव की नगर पालिका द्वारा ढेर सारी शुभकामनाएं दी गई हैं। कैमरामैन के साथ कमल भंडारी, एपीएन न्यूज, चंपावत। ग्रामीण महिलाओं के लिए मिसाल बन गई है ग्रामोत्थान परियोजना से जुड़कर उन्होंने अपने छोटे से पशुपालन कार्य को एक सफल उद्यम में बदल दिया। पहले जहां हेमा के पास सिर्फ 2 गायें थीं और आय का कोई स्थायी साधन नहीं था, वहीं अब परियोजना की मदद से उन्होंने 3 और गायें खरीदकर अपने व्यवसाय बढ़ाया है। आज हेमा राय प्रतिदिन करीब 24 लीटर दूध उत्पादन कर रही हैं और साथ ही हर महीने 10 से 12 किलो घी बनाकर बाजार में बेच रही हैं। इस मेहनत और लगन का ही नतीजा है कि हेमा अब हर महीने 10 से 12 हजार रुपए की शुद्ध आय कमा रही हैं। हेमा राय की यह सफलता साबित करती है कि सही मार्गदर्शन और सहयोग से ग्रामीण महिलाएं भी आत्मनिर्भर बनकर समाज में नई मिसाल कायम कर सकती हैं। देहरादून के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर चलाए जा रहे ऑपरेशन प्रहार और ऑपरेशन क्रैक डाउन के तहत विकासनगर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। बाबूगढ़ चुंगी स्थित हॉलीवुड स्पा सेंटर पर छापेमारी कर पुलिस ने बिना सत्यापन के काम कर रही 6 महिलाओं के खिलाफ कार्रवाई की है। विकासनगर में अपराध नियंत्रण और बाहरी व्यक्तियों की निगरानी को लेकर पुलिस सख्त नजर आ रही है। 2 मई 2026 को कोतवाली विकासनगर पुलिस ने सघन सत्यापन अभियान चलाया। इसी दौरान बाबूगढ़ चुंगी के पास स्थित हॉलीवुड स्पा सेंटर में अचानक औचक निरीक्षण किया गया, जहां जांच में पाया गया कि संचालिका सहित 6 महिलाएं बिना पुलिस वेरिफिकेशन के काम कर रही थी। पुलिस ने सभी के खिलाफ मुकदमा पुलिस अधिनियम की धारा 81 के तहत चलानी कार्रवाई की। वहीं इस महिलाओं को किराए पर रखने वाले मकान मालिक को भी सत्यापन नहीं कराया था, जिस पर स्पा संचालक और मकान मालिक दोनों के खिलाफ धारा 83 में भारी चालान किया गया। नियमों के उल्लंघन पर पुलिस ने तत्काल प्रभाव से स्पा सेंटरों को बंद कराया गया। एसएसपी देहरादून ने साफ किया कि होटल, ढाबा, स्पा या अपार्टमेंट में काम करने वाले हर व्यक्ति का सत्यापन अनिवार्य है, अन्यथा सख्त कार्रवाई होगी। विकासनगर पुलिस की इस कार्रवाई से स्पा संचालकों और लापरवाह मकान मालिकों में हड़कंप मच गया है।
पुलिस ने साफ कर दिया कि ऑपरेशन प्रहार आगे भी जारी रहेगा। रानीखेत मिशन इंटर कॉलेज में आयोजित पारंपरिक एपड़ कार्यशाला के दूसरे दिन प्रशिक्षिका ज्योति सा ने प्रशिक्षण ले रहे स्कूली बच्चों और महिलाओं को कुमाऊं संस्कृति और समृद्ध और आध्यात्मिक लोक कला एपड़ की बारीकियों को समझाते हुए विभिन्न चौकियां बनाना दिखाया। वहीं कार्यशाला में प्रशिक्षिणियों ने प्रयोगात्मक रूप से गेरू मिट्टी और विस्वार से विभिन्न चौकियों का निर्माण किया। कार्यशाला में सिटी मॉन्टेसरी स्कूल, बीर सेवा स्कूल, मिशन इंटर कॉलेज, नेशनल इंटर कॉलेज, सरस्वती उमावी, छावनी इंटर कॉलेज, रायका, मझखाली आदि विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने प्रतिभाग किया। कार्यशाला के समापन पर सांस्कृतिक समिति अध्यक्ष विमल सती ने प्रत्याशिनियों को प्रमाण पत्र प्रदान किए। विकासनगर में मौसम ने अचानक करवट ली। सुबह होते ही आसमान में काले बादल छा गए और तेज तूफान के साथ मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। इससे लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। कई दिनों से पड़ रही गर्मी से परेशान लोगों ने इस बारिश का स्वागत किया। तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मौसम सुहावना हो गया है। तो फिलहाल उत्तराखंड बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।